कि उसकी वजह से हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बढ़त बनते हुए देखी। रिसेशन का फ़ियर जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले इस टाइम कर रहा है और हमने देखा है कि उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में एक रिकवरी हमने गोल्ड में आते हुए देखी है। करीबन $1780 को मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है और जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था मार्केट वहाँ से रिवाइव हुआ था। तो वहीं से एक अगेन सपोर्ट लेकर ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना के मार्केट ने रिवर्सल लिया है। हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में यहाँ पर आ सकता है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने एक रिकवरी गोल्ड में आते हुए देखी है और इंटरनेशनल मार्केट में हम सेल ऑफ देख रहे हैं रिसेशन की वजह से, एक फियर फैक्टर यहाँ पे बना हुआ है, उसकी वजह से गोल्ड को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि गोल्ड वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर हमें लगता है कि 52,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $1820-1825 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। हालांकि 1825 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। जो हमने देखा था 1825 को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया था, तो एक 1825 जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, तो वहां पर हो सकता है कि अगेन हम एक सेल ऑफ आते हुए देखें। फिलहाल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आज यूएस मार्केट बंद, ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ डोमेस्टिक कारणों की वजह से हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बायस पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए लिया जा सकता है। वहीं अगर सिल्वर की तरफ भी देखें तो सिल्वर थोड़ा सा हमें लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव टेरिटरी में रहेगा, क्योंकि $20 को मार्केट ने ब्रेक किया है और इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 58,000 को मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा 58,600 के आसपास, स्टॉप लॉस 59,600 का रहेगा, टारगेट 57,000 तक हो सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में अगर देखें तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड रहेगा, जहाँ पर गोल्ड खरीदारी की तरफ जा सकता है, वहाँ पर हम सिल्वर के अंदर बिकवाली का ट्रेड देख सकते हैं। ओके, यानी सिल्वर में बिकवाली लग रही है। चलिए बिटपन, आपको गोल्ड कैसा लग रहा है? 52,225 रुपए के आसपास करंट भाव है, चार्ट पर कैसा दिख रहा है फिलहाल? चार्ट में तो अभी मार्केट में थोड़ा रेंज चेंज हो रहा है। पहले तो 51,200 से 50,500 का एक रेंज बना था। अभी जो मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉर एक शॉर्ट टर्म जो रेंज है मार्केट का 51,600 ऑन द लोअर साइड, 52,700 ऑन द हायर साइड। तो आज का इंट्राडे मोमेंटम पॉजिटिव, अगर इंट्राडे हिसाब से हमको देखना है गोल्ड में, तो करंट भाव के आसपास 52,200 के आसपास हम लोग बाय कर सकते हैं। 500 टू 550 का ऊपर टारगेट रहेगा, 52,000 के नीचे आप लोग का स्टॉप लॉस रहेगा उसके लिए। ओके, चलिए, तो ये भी हो गया गोल्ड को लेकर। लेकिन अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। हमारे साथ जीपी शर्मा साहब बने हुए हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा, मॉनसून पूरे देश को कवर कर लिया है समय से पहले। आईएमडी का सैटरडे को जिस तरह से कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूरे देश को 6 दिन पहले कवर कर लिया, क्या अब यहाँ से किस तरह की चाल देख रहे हैं? क्या मॉनसून की रफ्तार यहाँ से बढ़ने वाली है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से वैसे ही आपने देखा होगा मानसून की चाल अच्छी रही है, जो कि एक समय पे थोड़ी सुस्त थी, और इस अच्छी चाल के कारण जो डेफिसिट भी था जून के महीने में था, कम होके लगभग 4%, और 4% का डेफिसिट कोई विशेष मायने नहीं रखता, मैं तो कहूँगा। और इस संदर्भ में भी, क्योंकि आने वाले दिनों में अगले कम से कम जो 10 दिन है उनको मैं लेके चल रहा हूँ कि मानसून की चाल अच्छी रहेगी, वर्षा अच्छी रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी रहेगी, विशेषकर उन भागों में जहां इसकी बहुत सी जरूरत है, क्योंकि डेफिसिट कम तो जरूर हो गया, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, और विशेषकर मध्य भारत के, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, जो मध्य महाराष्ट्र विदर्भ के क्षेत्र है, गुजरात रीजन, इन क्षेत्रों में कमी जरूर है। डेफिसिट अभी भी आज के दिन में भी लगभग 25-30% और कई जगह इससे ज्यादा है। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, जो परिस्थिति मानसून की बन रही है, सिस्टम लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्रों में, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। कुल मिला के मैं कहूंगा कि अभी मानसून का अच्छा फेज चलेगा। अगले 10-15 दिन हमें अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी, लगभग देश के सभी भागों में भी, मध्यवर्ती भागों में ही, और कई जगह तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत भारी से बहुत भारी वर्षा होने का भी अनुमान रहेगा, जो कि ये मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में, कोंकण रीजन में, तो जब फ्लडिंग रेन्स पॉसिबिलिटी रहेगी इन क्षेत्रों में, लेकिन अभी 5-6 दिन का समय लगेगा उसमें, पर ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर है जी। सर, एग्री के कुछ और बेल्ट आपने कहा, हालांकि अगले 2 हफ्ते काफ़ी अच्छे रहने वाले मॉनसून को लेकर। और सर, अब खरीफ बुआई की बात कर लेते हैं। खरीफ बुआई हालांकि अभी भी पिछले साल के मुकाबले करीब 5.25% कम है। क्या अब बुआई के लिए अब पीक टाइम है, और अब यहाँ से बुआई की जो रिकवरी है वो काफ़ी तेज होगी? जी हाँ,
क्योंकि जून में हमने देखा, क्योंकि मानसून की रफ्तार थोड़ी कम थी, चाल कम थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा थोड़ा नहीं था, जितना चाहिए उसके मुताबिक उसके अनुसार बारिश नहीं थी, विशेषकर मध्य में एग्री बाउल जो है, जो रेनफॉल एरियाज हैं रेनफेड एरियाज, उनमें वर्षा सामान्य से भी कम थी, तो ऑब्वियसली बुआई बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे मानसून में सुधार हुआ है, इसमें भी रफ्तार पकड़ी है बुआई ने और आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा, अभी इसी वक्त जो भी अगर बुआई में कुछ कमी रह गई है, ये समय है जो कि हम टेकअप कर सकते हैं बुआई का। बहुत अच्छी वर्षा के आसार हैं, लगभग सभी भागों में आसार हैं। ऐसा कुछ भाग छोड़ दें दक्षिण के, जैसे तमिलनाडु में, जिसमें वैसे ही वर्षा कम होती है, या कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, उनमें वर्षा थोड़ी कम रहेगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मानसून का अच्छा रहेगा देश के उन भागों में जहाँ पे इसकी अभी जरूरत है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बाउल जो कोर मानसून जोन, जो रेनफेड एरिया रहता है मानसून का, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के, गुजरात के, उनमें अच्छी वर्षा होने का अनुमान है और जरूर होगी। और इसलिए उसमें भी हमें ऐसा अंदाज है कि अब तो बुआई जो है और जोर पकड़ेगी और ये सही समय होगा उस सब के लिए। जी ओके सर, कई सारे एग्री बेल्ट, जो एग्री के जो बड़े राज्य हैं, यूपी जिसमें अभी 3 जुलाई तक 44% की डेफिसिट दिख रही है, गुजरात 30% की डेफिसिट दिखा रहा है, महाराष्ट्र 25%, एमपी में भी 12-13% की डेफिसिट है। क्या लग रहा है अगले 2 हफ्ते में ये डेफिसिट खत्म होने की उम्मीद करें क्या सर? एक हफ्ता पहले की अगर बात करें, 10 दिन पहले की, तो ये डेफिसिट और भी ज्यादा था। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा, गुजरात में तो बिल्कुल जैसे सूखे जैसे हालात होते हैं उस तरह का था। तो सभी क्षेत्रों में, देश के जो उत्तरी भाग थे, उत्तर पश्चिम भारत, उसमें लगभग 20-22% की कमी थी, जो कि आज के दिन में कम होकर 0 है। और देश के मध्यवर्ती भागों में, जहाँ पे कम से कम कुल मिला के अगर 37, 38, 39% की कमी थी, वो कम होकर लगभग अभी 20-21% पे आ गई है। हाँ, उनमें क्षेत्र ये वाले जरूर में अभी भी 30-35% की कमी है। इन सभी क्षेत्रों में जिनमें अभी, जिसपे ऐसे महाराष्ट्र के, गुजरात के, इवन छत्तीसगढ़ के, आप देखेंगे हो सकता है मानसून बिल्कुल उन क्षेत्रों में सामान्य सा हो जाए, और एक आध कुछ सब डिवीजन जो है उसमें तो एक्सेस भी हो सकता है। इसी तरह के आसार हैं अच्छी वर्षा। जिन क्षेत्रों में इस वक्त मानसून की कमी है, जिसपे डेफिसिट है, वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में थोड़ा अभी समय लगेगा, क्योंकि ये जो मानसून सिस्टम बन रहे हैं, अभी जो बना है और इसके बाद भी जो बनेगा, वो ज्यादातर मध्यवर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे, जिसमें कि मैं कहूँगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक, इवन राजस्थान तक भी अच्छी वर्षा होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में बारिश तो जरूर होगी, लेकिन जरूरत मुताबिक जितनी बारिश चाहिए हो सकता है उतनी ना हो पाए, लेकिन वर्षा का एक दौर उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी अभी एक सप्ताह में, आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। जी, यानी कुल मिलाकर आने जो कुछ हफ्ते होंगे वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, और यहाँ के जो डेफिसिट है वो पूरी तरह से खत्म होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्री मार्केट की ही सबसे पहले बात अब कर लेते हैं। अनुज जी, क्या लग रहा है, कॉटन की बुआई में तो अच्छी रिकवरी दिख रही है, पिछले साल के मुकाबले करीब 4% अब ज़्यादा बुआई हो चुकी है, और कॉटन की कीमतों पर इसका दबाव भी दिख रहा है। आपका आउटलुक क्या है कॉटन को लेकर? कुछ मुझे लास्ट वीक की हमारी टॉपिक कॉटन ही थी, जहाँ पे हमने सेल रिकमेंड किया था, तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि मानसून ने रिवाइव किया है, और जो एकरेज है वो करीबन 10 से 15% बढ़ी है। क्रॉप भी यहाँ पर आगे बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है, और जो सोइंग एक्टिविटी है वो भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि कॉटन जो हायर प्राइजेस पे था, उस पर यहाँ पे मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं। फिजिकल मार्केट के अंदर हालांकि डिमांड अभी थोड़ी कम है, मगर हम जो प्राइस में गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सभी बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, डिस्काउंट में चल रहे हैं। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है कॉटन का, वो एक डाउन साइड रह सकता है। हमें लगता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है, 100 सेंट के नीचे भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट से भी हम देख रहे हैं कि जो क्यूज हैं वो थोड़े नेगेटिव आते हुए दिख रहे हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में जो सोइंग एक्टिविटी बढ़ी है, एकरेज बढ़ी है, उससे भी एक नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी आने वाले दिनों में भावों में ऐसे ही एक डाउन साइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टारगेट जो हम देख रहे हैं नीचे करीबन 39,000 से लेकर 38,500 तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि कॉटन के अंदर आने वाले दिनों में बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा सेलिंग का कॉल रहेगा।
यानी से यहाँ से करीब करीब 1,500-2 हज़ार रुपये की और कमजोरी यहाँ से देख रहे हैं, 38,500 तक के भी लेवल देख सकते हैं। रविंद्र जी, आपको भी लग रहा है कॉटन में यहाँ से और बिकवाली है? जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रेंड अभी भी मेरे हिसाब से नेगेटिव ही चल रहा है और हमें भी लगता है कि 38,400 38,500 तक के लेवल्स कॉटन MCX में दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से जब तक ऑन द अपसाइड 43,000 44,000 होल्ड है, मेरे हिसाब से अगर कोई भी इसमें उछाल आता है टुवर्ड्स 41,500 42,000, आई थिंक वहाँ पे एक बार सेलिंग आ सकती है और डाउन साइड जैसे मैंने बताया 39,000 से लेकर 38,500 तक की पॉसिबिलिटी है। चलिए अब एग्री में ही स्पाइसेस को देख लेते हैं, तेज़ी बढ़ती ही जा रही है। अभी 6% की तेज़ी आ चुकी है, 12,000 के पार NCDX जुलाई वायदा ट्रेड कर रहा है। अनुज जी, क्या लग रहा है, कोरिएंडर में ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है? देखिए, कोरिएंडर हो चाहे स्पाइसेस में जीरा हो, टर्मरिक हो, सभी के अंदर एक तेजी का माहौल दिखा है। कहीं ना कहीं डिमांड कम होने की वजह से और एक्सपोर्ट डिमांड जो बड़ी है उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड उतनी नहीं है जितनी हम एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे देख रहे हैं। और क्रॉप साइज इस बार थोड़ा सा कम है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो मानसून पहले थोड़ा वीक था उसकी वजह से हमने एक डाउनसाइड इम्पैक्ट आते हुए देखा था। अब भावों में दोबारा से तेजी देखने को मिली है। हालांकि शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि भाव अभी और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड से काफ़ी हद तक भावों को सपोर्ट मिला है। डोमेस्टिक मार्केट में एक ज़्यादा बारिश का रीजन भी है जिसकी वजह से हमने भावों में तेजी देखी है। हमें लगता है कि अभी एक अपसाइड मोमेंटम कोरिएंडर में रहेगा और ऊपर करीबन 12,300 12,500 तक के लेवल कोरिएंडर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि एक बाई साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। करीबन 300 से लेकर 400 रुपए की तेजी और कोरिएंडर में देखने को मिल सकती है। ओके सर, इसके अलावा टर्मरिक भी काफ़ी मजबूत हो गया, 3.25% की तेजी अब दिख रही है। जीरे में भी 2% की। टर्मरिक या जीरा, इन दोनों में से कुछ बाइंग करने की सलाह देंगे क्या? देखिए, जीरा में ऑलरेडी हम रनअप देख चुके हैं। टर्मरिक में आज अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टर्मरिक हमें लगता है कि यहाँ पे ली जा सकती है। ऊपर में 8,300 से लेकर 8,500 तक के लेवल आपको टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, तीनों ही काउंटर में, जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर में ही एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर आज ऐड हुए हैं। फ्रेश वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। हमें लगता है कि ये एक अच्छी रैली को आगे दिखा सकते हैं। तो टर्मरिक में यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 300-400 रुपए की तेजी टर्मरिक में देखने को मिल सकती है। 8,500 इनिशियल टारगेट रहेगा। ओके, अब ग्वार की बात कर लेते हैं। हालांकि ग्वार आज रेंज में है, ग्वार को लेकर क्या व्यू है? ग्वार में क्या लग रहा है यहाँ से अनुज जी? देखिए, लास्ट वीक ग्वार हमने देखा था बॉटम आउट हुआ था और लास्ट फ्राइडे को हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी ओवरसोल्ड जोन से, जिसका आज हमने रेप्लिकेट देखा और मार्केट अगेन आज एक पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि ग्वार सीट ग्वारगम में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। हालांकि अच्छी खासी बारिश हमने राजस्थान में होते हुए देखी है, प्रोड्यूसिंग एरिया में अच्छी बारिश देखी है, जिसकी वजह से हम अच्छी क्रॉप देख सकते हैं। मगर जो एक टेक्निकल चार्ट पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है उसका असर हम यहाँ पे आते हुए देखेंगे। और 2-3 दिनों में हमें लगता है कि इस हफ्ते एक अपसाइड मोमेंटम ग्वार सीट ग्वारगम और ग्वार एक्स तीनों ही सेक्टर में रहेगा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। टारगेट वाइज अगर बात करें तो ग्वार सीट में करीबन 5,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ग्वारगम हमें लगता है कि अगेन 10,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और ग्वार एक्स में अगर हम बात करें तो हमें लगता है 6,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ग्वार सीट ग्वारगम के अंदर एक तेजी का ट्रेंड रहेगा। जो एक्सपोर्ट है ग्वारगम का वो भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्रूड की जो सप्लाईज हैं वो यहाँ पे कुछ बढ़ी हैं। हमें लगता है कि उसकी वजह से जो ड्रिलिंग एक्टिविटी है, एक ग्वारगम का एक्सपोर्ट आगे बढ़ सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस बैक हम ग्वार सीट ग्वारगम में मान के चल रहे हैं और एक तेजी का ट्रेंड एक हफ्ते के लिए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट पे शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, जो कि यहाँ पर आगे प्राइसेस को ले जा सकती है। ओके, यानी हफ्ते भर और तेजी यहाँ दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं वापस से नॉन एग्री मार्केट की। क्रूड की चाल देख लेते हैं। हालांकि आज हल्की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। MCX पर अब 8,600 के आसपास निचले स्तरों से वापस से खरीदारी भी दिख रही है। बिटपन, क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से? देखिए, फिलहाल क्रूड ऑयल में जो भी सप्लाई साइड इश्यूज है, नए फिर जो लीबिया और नॉर्वे से भी इश्यूज आ रहा है, तो ये जिस तरह से बाकी कमोडिटीज में प्रेशर आ रहा है बिकॉज ऑफ डिमांड कॉन्सर्न, क्रूड ऑयल में उतना नहीं आ रहा है क्योंकि सप्लाई कॉन्सर्न अभी भी है मार्केट में। तो क्रूड ऑयल में बड़ा कोई, मैं कर रहा हूँ कि यहाँ से बड़ा डिक्लाइन अभी फिलहाल के लिए इमीडिएटली नहीं है। तो आज भी थोड़ा ट्रेडिंग मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में हो सकता है। 85-10 के आसपास में क्रूड ऑयल ले सकते हैं हम लोग। 85-10 और टारगेट रहेगा 86-88 से का। तो ओवरऑल आज लग रहा है कि मुझे क्रूड ऑयल में थोड़ा बाय एंड डिप्स रहना चाहिए।
क्रूड पर आपका आउटलुक क्या है रविंद्र जी? और अभी जो रिपोर्ट आई थी जेपी मॉर्गन की, उसमें उन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो में $380 की भी आशंका जताई है अगर सप्लाई रूस से पूरी तरह से खत्म हुई तो। क्या लग रहा है, इस तरह के सिनेरियो क्या सही है या सिर्फ स्पेकुलेशन है वो? जी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लेवल्स है ये, क्योंकि क्रूड अगर ऊपर जाता है तो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, प्लस जो अल्टरनेटिव फ्यूल है उसके तरफ डिमांड बढ़ सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ऑप्टिमिस्टिक व्यू आना चाहिए क्रूड में, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि जब तक रशिया यूक्रेन ऑन है, आई थिंक एनीथिंग इज, लेकिन अभी 380 का व्यू देना थोड़ा सा, आई थिंक इट इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो मैं उस व्यू के साथ 100% सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये रशिया यूक्रेन का जो स्टोरी है, आई थिंक वो क्रूड को सपोर्टेड रखेगा। जैसे बिटुमन ने भी कहा अभी कि जो दूसरे कमोडिटीज में फॉल आया है उतना फॉल हमने क्रूड में नहीं देखा है। दैट इज ओनली बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है उसके चलते क्रूड को एक सपोर्ट मिल रही है। लेकिन आप देखिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सारे बड़े इकोनॉमीज ट्राई कर रहे हैं कि ऑयल एंड गैस के प्राइसेस थोड़े से लो हो। यूएस में प्रोडक्शन बढ़ा है। बाइडन साहब अभी ट्राई कर रहे हैं कि प्राइसेस नीचे आए, क्योंकि अभी इलेक्शंस है वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा प्रेशराइज रखेगा क्रूड को, बट जो ओवरऑल क्रूड का व्यू है मेरे हिसाब से लोअर लेवल्स पे सपोर्टेड ही रहेगा। बट इन लेवल्स पर वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर देखें तो 8,700 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से। जब तक कि वो नहीं निकालता तब तक पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा साइडवेज टू लोअर बायस के साथ ट्रेड करेगा, और नीचे के लेवल पे 8,200 8,300 का एक सपोर्ट लेगा। तो मेरे हिसाब से 8,700 से 8,200 8,300 का एक रेंज बाउंड मूव होना चाहिए। ये लेवल अगर ब्रीच करता है तो उस साइड में डायरेक्शन आएगा। तो ये अभी रेजिस्टेंस के पास में है, तो मेरा जो व्यू है वो अराउंड 8,600 के आसपास सेलिंग का होगा। स्टॉप लॉस जो है वो 8,700 का मेंटेन कर सकते हैं। फिर से हम 8,500 तक के लेवल देख सकते हैं, बट लोअर लेवल्स पे हम इसमें फिर से एक बार बाइंग देख सकते हैं अराउंड 8,200 से 8,300 के लेवल्स में। ओके अनुज जी, नेचुरल गैस काफ़ी टूट गया है। 725 रुपये के ऊपर का लेवल हमने देखा था जून महीने में ही, 6 जून के आसपास मुझे जहाँ तक याद है, और देखिए अब कहाँ आ चुका है, 450 के आसपास है। क्या लग रहा है, यहाँ से और गिरावट है? हालांकि आज के सत्र में हल्की तेजी है। और देखिए सपोर्ट के आसपास है। हमें लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक ही आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो अच्छी खासी है इसमें। दूसरी बड़ी बात जो उसका अगर हम ओवरऑल इन्वेंट्री देखें तो वो पिछले 1 साल के लो लेवल पर है। हमें लगता है कि उससे काफ़ी हद तक भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम जो है नेचुरल गैस में रहेगा। हालांकि ऑलरेडी हम काफ़ी गिरावट यहाँ देख चुके हैं। तो अगर थोड़ा सा भाव नीचे आते हैं करीबन 445 440 के आसपास तक, तो वहाँ पर हम लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऑलरेडी काफ़ी नीचे हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट की सलाह तो नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम क्रूड के अंदर बाउंस बैक देख रहे हैं और पूरे ही एनर्जी पैक के अंदर एक रिकवरी देख रहे हैं, तो नेचुरल गैस ही हमें लगता है कि यहाँ पे रिकवरी मोड में रहेगा। तो अगर 4 से 5 रुपये भाव गिरते हैं 445 440 तक, तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि 465 470 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 430 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है नेचुरल गैस में, जो कि आज यहाँ देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए अब मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल में भी शुरुआती सुस्ती के बाद अब तेजी दिख रही है। एल्युमिनियम 1% ऊपर आ गया है, 213 के ऊपर कारोबार कर रहा है। कॉपर 678 के आसपास, हल्की कमजोरी है यहाँ पर। लेड में भी तेजी है और जिंक में भी तेजी है, 278 के ऊपर जिंक, 175 के ऊपर लेड है। बिटपन, आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल में आज? इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में थोड़ा सा पुल बैक या शॉर्ट कवरिंग रैली आने वाला है इंट्राडे के लिए, क्योंकि काफी सेल ऑफ हुआ है। कॉपर अगर 673 72 होल्ड करता है तो मुझे लग रहा है कि 685 87 तक जा सकता है मार्केट। और मुझे लग रहा है उधर जिंक मुझे लग रहा है कि 280 281 तक जा सकता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एक याद देखिए, हम लोगों ने कॉपर में बोला था कि कोई पुल बैक में सेल कीजिए जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, और कॉपर या कोई भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इसका आउटलुक बैड ही रहेगा। इंट्राडे में पॉजिटिव है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि कॉपर 630 620 के लेवल पे भी आ सकता है। लेकिन अभी 1-2 सेशन मेरे हिसाब से लग रहा है कि कॉपर थोड़ा पुल बैक में रहेगा। शॉर्ट इंट्राडे के लिए 680 या गोइंग फॉरवर्ड और फर्दर पुल बैक हो सकता है 700 के आसपास। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं तो ऊपर जब पुल बैक रिकवरी आएगा तो उसको सेल ऑन राइज, और इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स। ओके, इंट्राडे के लिए करना है तो आप यहाँ पर हल्की रिकवरी के लिए वेट लगा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड पोजिशनल अगर व्यू है तो वो मंदी का ही नजरिया है। रविंद्र जी, कोई टॉपिक है क्या मेटल में आज?
मुझे लगता है कि कॉपर में 682 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। जब तक वो होल्ड है तब तक थोड़ा सा बायस डाउनसाइड है, बट लोअर लेवल्स पे 672 674 का सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है कि ये अराउंड 10 रुपीज के रेंज में ट्रेड करेगा। और जैसे मैंने बताया, आज ज्यादा मोमेंटम नहीं हो सकता है कमोडिटीज में, तो मेरे ख्याल से रेंज में रहेगा। अगर 682 684 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर से हम 692 694 तक का लेवल्स देख सकते हैं। तो आई थिंक जब तक कि 684 होल्ड है, एनी राइज टुवर्ड्स 682 शुड बी यूज्ड एज सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 674 तक के टारगेट्स ले सकते हैं, वहां से फिर से एक बार पुल बैक आने के चांसेस हैं। अनुज जी, कोई एक पिक बता दीजिए, वक्त कम है मेटल में। देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर करीबन 682 में सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 690 का, टारगेट 680 तक हो सकता है। साथ में लेड के अंदर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है करीबन 175 में। 173.50 का स्टॉप लॉस का, टारगेट 177 तक हो सकता है। तो दोनों ही कमोडिटी अपनी अलग डायरेक्शन में चल रही हैं, तो कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं और लेड में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटने का वक्त आ गया है। शुक्रिया अनुज जी आपका, रविंद्र जी आपका और बिटकॉइन आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, पूरा आउटलुक समझाया है। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इफ्टन जंक्शन। नमस्कार। सेविंग्स अकाउंट में एफडी वगैरह करते थे, उसकी जगह पे चेंजेस आया कि एसआईपी करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। We try to invest in more on share market than on FD. डाइवर्सिफिकेशन इज द वे ऑफ लाइफ। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, पर वहाँ पे उतना रिटर्न भी मिलता है। Change is the law of life. No one in my family is a lawyer, so I wanted to be the first. Future-ready law professional in this legally advanced world. And to be a top lawyer in today's age needs a hand-on training and experience. Yes, I'm talking about Bennett University's 5-year law program. Social media, AI, crypto, NFT, all the latest genres of law. Moot court training from first year, internships in High Court and Supreme Court. Bennett completely redefined the meaning of the word law. That's what is preparing me today, a new age future ready lawyer for tomorrow. So guys, dream big. Zoom पर हो रही है मेगा प्राइजेस की बारिश। रिफ्रेशिंग बीच सुनो, बारिश के रिदम्स में स्वे करो और Zoom देखो, प्राइज जीतो। रोज सुबह 8 से 12 बजे देखो, टीवी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बरस के कॉल करो। हर रोज 3 लकी विनर्स को मिलेंगे शानदार प्राइजेस और वीकली 1 लकी विनर जीतेगा एक मेगा बम्पर प्राइज। सो स्टे ट्यून्ड और Zoom देखो, प्राइज जीतो। कैश तो मुझे याद नहीं कि मैंने एटीएम से लास्ट टाइम कभी निकाला था। अगर कोई 10 रुपए की चाय भी हमारे गांव में लेते हैं तो वहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। बैंक का कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, तो उतना टाइम बच रहा है। सब कुछ डिजिटल गया है, घर पे बैठ के भी लोगों को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ्रॉम टैक्सी ड्राइवर टू एवरीबडी यूपीआई बेस्ड एनेबलमेंट पेमेंट से पे करते हैं।